आप सभी लोगों का रियूनियन है इसमें आप सभी लोगों का रियूनियन है इसमें स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है नेट और जीआरएफ इसके क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है जो आप लोग सिलेबस सभी लोग देखे होंगे, तो इस सिलेबस में जो आप लोग फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं, जो लेक्चरशिप का एग्जाम देते हैं या नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी का एग्जाम देते हैं, विभिन्न राज्यों में प्रवक्ता का जो परीक्षा होता है, तो लगभग सिलेबस सब मिलता जुलता है। किसी में एक दो टॉपिक कम है, किसी में एक दो टॉपिक ज्यादा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो नया सिलेबस आप लोगों का जीआरएफ और नेट का आया है, ये इस सिलेबस में सब सिलेबस शामिल है। और जो कहीं कहीं थोड़ा बहुत अलग होगा उसको मैं अलग से बाद में करा दूंगा। लेकिन नेट जीआरएफ का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस पर हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। तो यहां पर हम लोग जो है, जो यूनिट 1 है, जो यूनिट 1 सिलेबस में आप लोग देखते होंगे, इस यूनिट 1 में जो है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत जो पहला टॉपिक आप लोगों का यूनिट फर्स्ट रखा गया है, इस राजनीतिक सिद्धांत में आप लोगों का टॉपिक है अधिकार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, व्यक्ति, नागरिकता। और फिर इसी में दूसरा टॉपिक जो रखा गया है, ये राजनीतिक सिद्धांत में दो तरह के टॉपिक रखे गए हैं। एक तो अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं, और दूसरा टॉपिक रखा गया है राजनीतिक परंपरा। राजनीतिक परंपरा। तो ये जो अवधारणाएं हैं, इसमें जो है आप लोगों के यहां जो सिलेबस है, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, या इसी प्रकार से जो है लोकतंत्र, या इसी प्रकार से इसमें लिखा होगा व्यक्ति, नागरिकता, ये सब सिलेबस लिखा गया है। तो ये अवधारणा में हम लोग को ये सब पढ़ना है। और फिर जो राजनीतिक परंपरा है, इस राजनीतिक परंपरा में जो है, जो सिलेबस में रखा गया है, उदारवाद, अनुदारवाद, या इसी प्रकार से जो है समाजवाद, मार्क्सवाद, या इसी तरह से उसमें होगा नारीवाद, परिस्थितिवाद, परिस्थितिवाद, ये सब सिलेबस में रखा गया होगा। तो यहां पर जो है इसी प्रकार से जैसे बहुसंस्कृतिवाद एक सिलेबस में रखा गया है, बहुसंस्कृतिवाद, या इसी तरह से रखा गया होगा पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का जो आप लोगों का यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में जो है ये सिलेबस आप लोगों को क्या रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है, इसको पहले हम लोग करेंगे। जैसे यूनिट 7 का सिलेबस आप लोगों को मैं पढ़ाया था, तो यूनिट 7 में जितने टॉपिक थे वो मैंने पढ़ाया था, और उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न था, तो जो आप लोगों को जो है, जो मैटर हम लोगों ने भेजा है, यूनिट 7 का जो एक तो वीडियो है लगभग 40-45, उसका 40 वीडियो है, और उस 40 वीडियो के साथ जो है एक आप लोगों को नोट्स भी गया है। तो उस नोट्स में जैसे वॉल्यूम फर्स्ट था, वॉल्यूम सेकंड था, वॉल्यूम थर्ड था, और उसके बाद जो है उसमें क्वेश्चन बैंक था। तो आप लोगों ने जो है भारत में राजनीतिक संस्था जो टॉपिक 7 था, यूनिट 7 था, वो आप लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह से हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत का जो यूनिट फर्स्ट है, ये टॉपिक अब शुरू करेंगे। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के बाद ही आगे का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है।
इसलिए हम लोग पहला टॉपिक इसको पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग जो है सबसे पहले जो है अवधारणा जो लिखा गया है, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, व्यक्ति, नागरिकता, इसको पढ़ा जाएगा। फिर इसके बाद जो है राजनीतिक परंपरा, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, परिस्थितिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसका भी उसी तरह से जैसे आप लोग यूनिट 7 में जो नोट्स आप लोगों के पास भेजा गया है, उसी तरह से यूनिट फर्स्ट का भी नोट्स और साथ में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अलग से एक बुकलेट उसमें आप लोगों को भेजा जाएगा। तो हम लोग जो है आज अधिकार शुरू करेंगे। तो ये जो अधिकार है, तो देखिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि नेट जेआरएफ हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे लेक्चरशिप का एग्जाम हो, उसमें जो प्रश्न आते हैं उसमें बहुत सारे तथ्य भी पूछे जाते हैं। हम लोग उसको जो जल्दीबाजी में सिलेबस करते हैं, उस सिलेबस में सामान्यतः जो है तथ्य छूट जाता है। हम लोग चूंकि संकल्पना ही समझाकर छोड़ देते हैं। अब देखिए अपनी जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई हमारा जो है नेट जेआरएफ में कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से हमारा नहीं हुआ, चाहे फर्स्ट ग्रेड में कुछ नंबर से रह गया, तो उसके पीछे जो है वो थोड़ा सा परिस्थिति भी उत्तरदायी होता है। अब मान लीजिए मैं ये आप लोगों का क्लास पढ़ा रहा हूं, तो जैसे मैंने आपको लगभग 40 वीडियो जो है टॉपिक 7 में पढ़ाया है। अभी सोचिए कि लगभग जो है 35 से 40 वीडियो जो पढ़ाया गया है, विस्तार से जो पढ़ाया गया है, उसके बाद आप जो है आईजीपी का जो क्वेश्चन करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो क्वेश्चन करते हैं, वो सामान्यतः सॉल्व हो रहा होगा। उसी तरह से जैसे अधिकार है, न्याय है, तो अधिकार देखिए 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है, अधिकार 3 घंटे भी लगता है। लेकिन 3 घंटा अधिकार पढ़ने के बाद फिर अधिकार का प्रश्न आप करेंगे तो सॉल्व होगा। तो यह है कि भाई आप कितना डेप्थ में उसको पढ़ते हैं। देखिए ये जो परीक्षा है, कोई व्यक्ति बीए पास हो गया, एमए कर लिया पॉलिटिकल साइंस से, तो एमए के बाद ये परीक्षा दिया जाता है ना। तो आप सोचिए कि जो आपने जो है 9, 10th, 11th, 12th में एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ा, चाहे बीए में आपने पढ़ा, चाहे एमए में पढ़ा, वो सब सिलेबस इसमें है। तो इतना जल्दीबाजी में 1-1.5 महीने, 2 महीने में कैसे हो पाएगा? तो यहां पर ध्यान रखिए कि इसका भी जो है लगभग जो है 40, 45, 50 वीडियो इस टॉपिक से संबंधित होगा। अब इतना पढ़ने से आपका काम बढ़िया से हो सकता है, क्योंकि उसमें मैं तथ्य भी लिखवा दूंगा, जहां जरूरत होगा स्टेटमेंट भी बोल बोल के लिखवा दूंगा। थोड़ा सा आप लोग जो है एक अलग से कॉपी यूनिट फर्स्ट का बनाइएगा, जिस तरह से आपने यूनिट 7 का कॉपी बनाया था, यूनिट 7 का कॉपी बना के बाकायदे अपना नोट्स बनाया था, उसी तरह से यूनिट फर्स्ट का भी आप लोगों को नोट्स बनाना है। और मैं धीमे धीमे बोल बोल के लिखवाऊंगा। आप लोग जो है अपना जो मोबाइल सामने रखते हैं, चाहे लैपटॉप सामने रखते हैं, उसके सामने एक कॉपी रखा करिए, समझ समझ कर उस कॉपी में नोट्स बनाना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग हम लोग के यहां से पेन ड्राइव कोर्स करते हैं, तो उस पेन ड्राइव में हम लोग सुविधा जो है 1 साल पढ़ने की सुविधा दे रखे हैं। उसमें आप जो है 3 बार उसको देख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि एक बार चीजें आपको समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, दोबारा ना सर तिबारा देखिए, कम से कम 3 बार देखिए, अपना नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार आप पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, जो प्रिंट मटेरियल आपको हार्ड कॉपी भेजा जाता है, सॉफ्ट कॉपी में हम लोग चाहते तो आपको भेज देते, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड में उसको कर लेंगे। प्रिंट आउट मान लीजिए नहीं निकला, या प्रिंट आउट निकालेंगे, हो सकता है मान लीजिए बहुत सारा पेज है, हजारों पेज है, कितना प्रिंट आउट आप निकालेंगे? तो हम लोग इसीलिए इस तरह की सुविधा प्रदान की है, जिससे आप लोगों को जो है एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो सके। तो हम लोग जो है इसमें पहला जो टॉपिक अधिकार का है, ये अधिकार शुरू करेंगे, इसके बाद इसको पूरा खत्म करेंगे। फिर इसके बाद राजनीतिक परंपरा ये है, राजनीतिक परंपरा पूरा खत्म करेंगे, फिर अगला यूनिट शुरू करेंगे। ये नहीं कि इसमें से कुछ मैं पढ़ा दिया, कहीं से कुछ पढ़ा दिया, इस तरह से नहीं चलेगा। एक पूरा यूनिट फर्स्ट जो है पूरा समाप्त किया जाएगा, उसके बाद फिर अगला यूनिट शुरू किया जाएगा। तो इसमें जो है मैं बताया कि हम लोग अधिकार शुरू करते हैं। अधिकार, राइट। अब अधिकार में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको समझिए। सबसे पहले तो अधिकार कहते समय इसका क्या मतलब निकलता है, अधिकार का क्या अर्थ है, अधिकार की क्या विशेषता है, अधिकार से संबंधित कुछ जो परिभाषा है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए।
परिभाषा या कथन। फिर आपको जो है अधिकार से संबंधित जो प्रकार है वो आपको ध्यान होना चाहिए। और थोड़ा सा जो है, जैसे मान लीजिए मानव अधिकार आप लोग पढ़ते हैं, तो मानव अधिकार और दूसरी तरफ जैसे मूल अधिकार है, या मान लीजिए अधिकार है तो मूल अधिकार है, इसमें क्या अंतर है? तो एक जो है अंतर भी हम लोग को समझ के रखना है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं। अंतर का मतलब यहां पर हुआ कि जैसे मान लीजिए ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है, इसमें क्या अंतर है? या मान लीजिए राइट है और फंडामेंटल राइट है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इस तरह से, जैसे मान लीजिए, तो इस तरह से जब अंतर होगा तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग को अधिकार में जो है जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चर्चा करना है। अब इसमें जो है जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे मान लीजिए पहला सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। दूसरा जो है कानूनी अधिकार का सिद्धांत। तीसरा है ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत। चौथा है समाज कल्याण अधिकार का सिद्धांत। इसी प्रकार से है पांचवा आदर्शवादी, या इसी को जो है वह व्यक्तित्ववादी भी कहते हैं। व्यक्तित्ववादी, अधिकारवादी आबलिक व्यक्तित्ववादी अधिकार का सिद्धांत, ये पूरा समझना है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि जैसे उदारवादी है, मान लीजिए एक तो उदारवादी अधिकार का सिद्धांत होता है, उदारवादी तथा मार्क्सवादी अधिकार में अंतर। अब अंतर हम लोग पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फिर यहां पर जो है थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिए मैं बार बार कहता हूं, ये आपका सिलेबस अधिकार लिख दिया है। अब सिलेबस में अधिकार पढ़ते हैं तो अधिकार से संबंधित जो छोटी मोटी बातें वो भी हम लोग को जोड़ के पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए अधिकार और कर्तव्य में संबंध, अधिकार तथा कर्तव्य में संबंध। अब देखे होंगे कि अधिकार और कर्तव्य में संबंध से संबंधित प्रश्न आता है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग को यहां पर क्या करना है, जैसे अभी हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या ह्यूमन राइट, तो ये ह्यूमन राइट जो है वो देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग को मानव अधिकार भी समझ लेना है। अब मानव अधिकार को ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसका अर्थ जान लेना है, इसका जो है स्वरूप समझ लेना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो चर्चा कर लेंगे, मतलब इसका विश्लेषण कर लेंगे, जिससे कभी कथन कारण का प्रश्न आए तो वो हम लोग सॉल्व कर लें। तो जैसे मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार का क्या स्वरूप है, जो यूएन चार्टर में 10 दिसंबर 1948 को जो ह्यूमन राइट का लिखा गया, उस प्रलेख में क्या चीज लिखा गया है। तो यहां पर जो है वो देखा जाए तो यूएनओ का जो चार्टर है उस चार्टर में क्या लिखा गया है, इस तरह की चीजें। अब भले ही आपके सिलेबस में अधिकार लिखा हुआ है, लेकिन आपको इससे संबंधित जितना भी बात है, ये जितना भी पहलू है छोटा छोटा, सब आपको जानना चाहिए। अब आप सिर्फ अधिकार पढ़ लेंगे तो उससे प्रश्न पूरा नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, अधिकार पढ़ लिए तो जैसे मान लीजिए अधिकार से 2 प्रश्न आएगा तो हो सकता है एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए, एक प्रश्न आपसे ना हो, क्योंकि हो सकता है कि अधिकार और कर्तव्य में संबंध का कोई स्टेटमेंट दिया हो सकता है ह्यूमन राइट से कोई प्रश्न दिया हो सकता है उदारवादी मार्क्सवादी अधिकार के कंसेप्ट से प्रश्न दिया हो सकता है कि कुछ जो है वो देखा जाए तो कोई कथन ही लिख दे। ये अधिकार का सिलेबस है, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताया, ये सिलेबस नोट कर डालिए। अब इसके बाद हम लोग जो है
सबसे पहले एक एक चीज करके पढ़ते हैं कि अधिकार का क्या अर्थ होता है। अब पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं लिखवा दूंगा। देखिए, अधिकार का मतलब होता है परिस्थिति। जैसे मान लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमता है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ संभावना है, लेकिन उसका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, उस संभावना का विकास करने के लिए कुछ बाहरी परिस्थितियों और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और व्यक्ति इन्हीं परिस्थितियों की मांग जो है राज्य और समाज से करता है। जब राज्य और समाज इसे मान्यता दे देता है, तो इन्हीं परिस्थितियों को, इन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, आपको लगता है कि हम जो है लेक्चरर बन सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, तो उसके लिए कुछ परीक्षा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए नेट जीआरएफ की परीक्षा होता है, तो यदि समय से परीक्षा न हो तो फिर आपके अंदर जो संभावना है, आपके अंदर जो क्षमता है, वो कैसे प्रत्यक्षीकरण हो पाएगा। तो हम लोग मांग रखते हैं कि भाई हर साल परीक्षा हो जाए। देखिए, साल भर में 2 बार परीक्षा हो जाता है, उसका समय से रिजल्ट आ जाता है। जीआरएफ में देखिए, जो लोगों का जीआरएफ हो जाता है उन लोगों को जो स्कॉलरशिप भी मिलता है, लगभग 35-40 हजार रुपये महीने उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो हमें कहते हैं ये जो परिस्थिति हुआ कि भाई परीक्षा होगा, उसका रिजल्ट आएगा, निष्पक्ष परीक्षा होगा, ये जो हम लोग मांग रखे, और जब राज्य ने उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं भाई समय से परीक्षा होगा, उसका रिजल्ट आएगा, इन्हीं परिस्थितियों को हम लोग अधिकार कहेंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास की परिस्थितियां हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थिति है जिसका लाभ उठाकर व्यक्ति अपने जीवन को अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बना पाता है। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ क्षमता है, संभावना है, उसके पूर्ण विकास के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए, कुछ परिस्थिति चाहिए। और जब समाज और राज्य इन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी परिस्थितियों को ही अधिकार कहा जाता है। अर्थ लिखिए, अधिकार का अर्थ, सामान्य अर्थ पहले, परिभाषा अलग से मैं लिखवा दूंगा। सामान्य अर्थ लिखिए, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की परिस्थिति है। अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की परिस्थिति है, जिसका लाभ उठाकर व्यक्ति अपने जीवन को अर्थपूर्ण तथा प्रासंगिक बनाता है। अर्थपूर्ण तथा प्रासंगिक बनाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमता तथा संभावना विद्यमान होती है, जिसके पूर्ण विकास के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जिसके पूर्ण विकास के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इन सुविधाओं
के निर्माण के लिए, इन सुविधाओं के निर्माण के लिए कुछ मांग रखता है। इन्हीं मांगों को समाज तथा राज्य से मान्यता मिलने पर इन्हीं मांगों को समाज तथा राज्य से मान्यता मिलने पर अधिकार बनते हैं। इन्हीं मांगों को राज्य तथा समाज से मान्यता मिलने पर अधिकार बन जाते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य परिभाषा में बताया कि अधिकार का मतलब क्या आप समझे। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं, ये हमने कहा कि ये अधिकार है, ये हमने कहा ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, ये हमने कहा मूल अधिकार है। तो अधिकार का मतलब सबके लिए, पेड़ पौधे प्राणी जीव जंतु सबके लिए, सबके विकास के लिए जब परिस्थिति दी जाती है तो उसको हम लोग उन परिस्थितियों को अधिकार कहेंगे। और जब वही परिस्थिति मानव के लिए हम लोग बात करते हैं, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा मानव अधिकार में, कि जब मानव के लिए जब परिस्थिति की बात होती है तो उन परिस्थितियों को मानव अधिकार कहा जाता है। कि विश्व के सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक जो परिस्थिति है, जीवन जीने के लिए आवश्यक जो परिस्थिति है, उसको मानव अधिकार कहा जाएगा। और जब इसी को संविधान में लिख दिया जाएगा, इसकी गारंटी दे दी जाती है, तो वही अधिकार, वही मानव अधिकार मूल अधिकार बन जाते हैं। अब यहां मैं बताया कि इसका विशेषता क्या क्या है। अब विशेषता चलिए, नंबर 1, अधिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है। अधिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है, अर्थात समाज में रहकर ही अधिकारों की बात की जा सकती है। समाज में रहकर ही अधिकारों की बात की जा सकती है, मतलब समाज में रहकर ही अधिकार प्राप्ति की बात हो सकती है, समाज में रहकर ही अधिकारों की बात की जा सकती है। और नंबर 2, अधिकार का स्वरूप कल्याणकारी होता है। अधिकार का स्वरूप कल्याणकारी होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करना है। जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करना है। इसीलिए चोरी करना अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए चोरी करना अधिकार नहीं हो सकता। चोरी करना अधिकार नहीं हो सकता। और नंबर 3, अब देखिए हमें कहते हैं कि भाई अधिकार सीमित होगा ना, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। हमारा अधिकार है कि हम जीवित रहें, तो हमारा देखिए स्वयं पर भी कर्तव्य हो जाता है कि हम किसी परिस्थिति में आत्महत्या न करें। हमारा अधिकार है कि हम लेक्चरर बने, हमारा अधिकार है कि हम जो है यूजीसी पास करें, नेट जीआरएफ पास करें। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि अच्छा से पढ़ाई भी करें। तो आप देख रहे हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा रहता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब अधिकार सीमित होगा नहीं, अधिकार असीमित होगा नहीं। अधिकार का स्वरूप कैसा? सीमित। अगला पॉइंट, लोकहित में अधिकार सीमित किया जा सकता है। लोकहित में अधिकार सीमित किया जा सकता है, अर्थात अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। अर्थात अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े रहते हैं।
अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े रहते हैं। और नंबर 4, अधिकार का स्वरूप विकासशील होता है। अधिकार का स्वरूप विकासशील होता है। अधिकार का स्वरूप विकासशील होता है। जैसे शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, मानव अधिकार, आदि की बात करना। इसी का देखिए, जैसे आप देखते हैं कि जब हम लोग अधिकार की बात करते हैं तो एक दिमाग में हमारे ये भी आना चाहिए कि अधिकार सर्वव्यापक और सार्वभौमिक भी होते हैं। अधिकार की जो प्रकृति है सर्वव्यापक और सार्वभौमिक भी है। सर्वव्यापक का तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत सबको लगभग समान रूप से उपलब्ध होता है। सभी धर्म, जाति, भाषा के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। भले ही तर्कसंगत भेदभाव हो, लेकिन समानता सबको उपलब्ध कराया जाएगा। एक पॉइंट और लिखिए, अधिकार सर्वव्यापक तथा सार्वभौमिक होते हैं। सर्वव्यापक तथा सार्वभौमिक, सर्वव्यापक तथा सार्वभौमिक होता है। अर्थात राज्य के अंतर्गत सभी को समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है। सभी को समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है। ब्रैकेट में तर्कसंगत भेदभाव किया जा सकता है। तर्कसंगत भेदभाव किया जा सकता है। तर्कसंगत भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है। अब ये तो मैं बताया कि इसका सामान्य विशेषता क्या है। अब इससे संबंधी जो कुछ परिभाषा है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या करता है, ऐसे 4 यहां पर परिभाषा लिख देगा और 4 विचारक लिख देगा, मिलाने को बोलेगा। या तो कोई विचारक का परिभाषा लिख देगा, बोलेगा किसका है। तो आपको जो है, जो मुख्य परिभाषा है वो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें मैं जो मुख्य परिभाषा है उसको लिखवाता हूं। जैसे लास्की बार बार आता है, लास्टिक सामने लिखिए। अधिकार सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके बिना सामान्यतः व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकार सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अभी जो सामाजिक परिस्थिति जो शब्द है, सामाजिक जीवन की परिस्थितियां, तो सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से थोड़ा सा आप लोगों को ये पकड़ में आना चाहिए कि लास्की ने ऐसा कथन कहा। अब इसी प्रकार से जो है लास्की का एक दूसरा कथन, एक राज्य की पहचान एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होता है जो वह अपने नागरिकों को प्रदान करता है, जो वह अपने नागरिकों को प्रदान करता है।
जो वह अपने नागरिकों को प्रदान करता है। जो वह अपने नागरिकों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से अब इसमें जो जो महत्वपूर्ण परिभाषा है सब आपको लिखना चाहिए। तभी मैं बताया अभी कि मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा। एक कॉपी बनाइए, पूरा नोट्स बनाइए। एक दिन में प्रयास करिए कि कम से कम 2 वीडियो आप देखिए। 2-2 घंटों का 2-2 घंटे का सामान्यतः वीडियो रहता है, तो आप 2 वीडियो तो कम से कम रोजाना देखिए। तब जाकर आपको जो है 3-4 महीने में पूरा अच्छा से सब तैयार होगा और तभी परीक्षा देने में आनंद आएगा। क्योंकि देखिए सेकेंड पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का है वही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पेपर तो आप देखते हैं कि सामान्यतः लोग पढ़ लेते हैं, उसमें तमाम चीजें आती हैं। मूलतः सब्जेक्ट के लिए जो है सेकेंड पेपर ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सेकेंड पेपर पूरा आपका कंप्लीट कराएंगे और फर्स्ट पेपर आप पढ़ लेते हैं। तो ये जैसे मैं बताया कि लास्की का परिभाषा है, इसी प्रकार से जैसे बारकर की परिभाषा कि बारकर क्या कहता है। बारकर के सामने लिखिए, अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है। न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य तथा उसके कानून आधारित होते हैं। जिस पर राज्य तथा उसके कानून आधारित होते हैं। इसी प्रकार से जो है बोसांख्य या बोसांक्विट इसी का नाम है। इसके सामने लिखिए, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। वाइल्ड की परिभाषा, कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता, कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता, कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की विवेक संगत मांग को अधिकार कहते हैं। कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की विवेक संगत मांग को अधिकार कहते हैं। जे.एस. मिल की परिभाषा, जे.एस. मिल के सामने लिखिए, अधिकार के होने का अर्थ मेरे अनुसार कुछ प्राप्ति से है जिसके धारण कुछ प्राप्ति से है जिसकी रक्षा समाज द्वारा की जानी चाहिए। जिसकी रक्षा समाज द्वारा की जानी चाहिए। इसी प्रकार से अब एक दो जो विचारक और भी हैं, थोड़ा सा वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी एक दो और लिखवाऊंगा। क्लार्क की परिभाषा, अधिकार वह नहीं जो कोई आपको देता है। अधिकार, क्लार्क के सामने लिखिए, अधिकार वह नहीं जो कोई आपको देता है, बल्कि अधिकार वह है
बल्कि अधिकार वह है जो कोई भी आपसे नहीं ले सकता, जो कोई भी आपसे नहीं ले सकता, जो कोई भी आपसे नहीं ले सकता। और एक दो परिभाषा और है। देखिए, मैं नेट जीआरएफ बहुत सारे जगह मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ाया, लेकिन मैंने खुद भी स्वीकार किया कि यदि अच्छा से पढ़ा जाए तो प्रश्न कठिन नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा जो तथ्यात्मक प्रश्न आता है तो तथ्यात्मक तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए सामान्यतः क्या है, लास्की का परिभाषा मान लीजिए लिखा दिया गया, बार्कर का हो गया, जेएस मिल का हो गया, वाइल्ड का हो गया, बाकी हमने छोड़ दिया। अब बाकी छोड़ दिया तो फिर खतरा तो है उसका, क्योंकि कोई भी प्रश्न कभी भी आ सकता है। यह समस्या आ रही है कि जो काम मान लीजिए 200 घंटे में होना है, जैसे मान लीजिए मैं बताया कि हम लोग 40 वीडियो जो है आईजीपी का बनाए, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का बनाए, लगभग 40-42 वीडियो होगा। तो ये बताइए कि 40-42 जो वीडियो है आईजीपी का जो बनाया गया, अब उसको मैं 20 में पढ़ा दूं तो कुछ तो छूटेगा ना। अब ये थ्योरी है, इसमें मैं जो है मान लीजिए ये कुल मिलाकर जो है 50 वीडियो बनना है। अब 50 वीडियो को मैं जो है 25 वीडियो में बना दूं, कुछ तो छूटेगा ही। ये समस्या है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई बाहर से सिलेबस से आ रहा है, उसी सिलेबस से आता है, लेकिन वही है कि जब आप कुछ छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगा। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई नेट जीआरएफ का सिलेबस भी बदल गया है और सभी लोग जो है सामान्यतः लेक्चरशिप और तमाम परीक्षा देते हैं, तो क्यों ना उसको व्यापक रूप से ही पढ़ा दिया जाए। थोड़ा समय लगेगा, लग जाएगा। अब मैं अभी बताया कि आप लोग रोजाना 2-2 वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एक वीडियो देखने से काम रोजाना नहीं चलेगा। और रोजाना वीडियो भी देखिए, अभी बताया, और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। मैं भी सब प्रयास करूंगा कि सब लिखवा दूं आपको। क्लार्क का हो गया। इसी प्रकार से एक विचारक है हेंज। हेंज की परिभाषा लिखिए। प्रत्येक नागरिक अधिकार के साथ संबंधित नागरिक कर्तव्य को भी रखता है। संबंधित नागरिक कर्तव्य को भी रखता है। इसी प्रकार से एक और लिख डालिए। एक विचारक है इंगर सायल। इंगर सायल का स्टेटमेंट आएगा नहीं, आता तो मैं बताया हूं, लास्की है, बार्कर है, बोसाके है, वाइल्ड है, यही सब आता है, लेकिन फिर भी कोई रिस्क मत उठाइए। इंगर सायल का लिख दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक ऐसा अधिकार दिया जाए जो आप अपने लिए लेना चाहते हैं। जो आप अपने लिए लेना चाहते हैं। जो आप अपने लिए लेना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं, हम भी आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, तो उस नोट्स में भी बहुत सारा जो है डिफरेंशियल लिखा होगा। उसमें से भी मन करे तो 2-4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी साथ साथ, जैसे अधिकार हमने पढ़ाया, उसी के साथ अधिकार का नोट्स पढ़ लेना है। हमने स्वतंत्रता पढ़ाया, स्वतंत्रता का नोट्स पढ़ लेना है। इसीलिए हम लोग पेन ड्राइव के साथ जो है वो नोट्स भी साथ ही भेजते हैं, जिससे आप साथ साथ सब काम करते रहें। हम मान लीजिए पढ़ा दिए, अब आप नोट्स पढ़े रहेंगे तो उसमें से कुछ जोड़कर अपने नोट्स को जो है और समृद्ध कर सकते हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि अधिकार का हम लोगों ने अर्थ पढ़ा, अधिकार की विशेषता, अधिकार का परिभाषा। अब फिर थोड़ा सा जो है अधिकार के क्या क्या प्रकार हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, अधिकार में ये जो अधिकार है, अधिकार को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो नैतिक अधिकार
और दूसरा कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो ये जो अधिकार को नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार में बांटा जाता है, तो आप देखते हैं कि इसमें जो है, जो नैतिक अधिकार है, नैतिक अधिकार का मतलब क्या होता है? जो नैतिक भावना पर आधारित होता है, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती, इसके पीछे जो है समाज की शक्ति होती है। भाई हमें कहते हैं किसी बच्चे का नैतिक अधिकार है कि उसके माता पिता उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसकी रक्षा करें। तो यदि माता पिता उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसके अच्छे तरीके से लालन पालन नहीं करते हैं, तो न्यायालय पूर्णतः उसे बाध्य नहीं करा सकता। यह तो नैतिक अधिकार हुआ। जैसे मैं बताया कि नैतिक अधिकार वह अधिकार है जो नैतिक भावना पर आधारित होता है, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती, सामान्यतः कानूनी शक्ति नहीं होती, समाज की शक्ति होती है। और मैं एग्जाम्पल बताया बच्चे का। अब दूसरी तरफ जो कानूनी अधिकार होता है, इस कानूनी अधिकार का क्या मतलब है कि भाई ऐसा अधिकार जिसे राज्य द्वारा दिया जाता है, कानून द्वारा सुरक्षित होता है, उल्लंघन करने पर राज्य जो है दंड भी देता है। तभी तो लिकाक ने कहा था कि कानूनी अधिकार राज्य की सर्वोच्च सत्ता द्वारा स्वीकृत होता है और रक्षित होता है, सुरक्षित होता है, जिसका उपयोग एक नागरिक करता है या एक नागरिक दूसरे नागरिकों के ऊपर करता है। तो राज्य द्वारा जो अधिकार दिया जाता है उसको हम लोग कानूनी अधिकार कहते हैं। अभी मैं थ्योरी पढ़ाता भी हूं। तो ये जो कानूनी अधिकार है उसको दो भागों में बांटा जाता है, सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो राजनीतिक अधिकार होता है, और दूसरा जो है नागरिक अधिकार होता है। अब जब हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक अधिकार, तो राजनीतिक अधिकार कहते समय हम लोग दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? अब इसका कुछ एग्जाम्पल आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे पेपर में आया होगा आप लोग के यहां कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? कुछ एग्जाम्पल लिखिए। नंबर 1, मत देने का अधिकार। नंबर 2, निर्वाचित होने का अधिकार। नंबर 3, सरकारी पद प्राप्ति का अधिकार, मतलब सरकारी नौकरी करने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्ति का अधिकार। नंबर 4, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। और नंबर 5, शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। इस तरह के जो पहलू हैं इसको राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। और नागरिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? जो सामान्य अधिकार हैं उनको नागरिक अधिकार कहा जाता है। इसीलिए इसको कभी कभी सामाजिक अधिकार भी हम लोग कह देते हैं। इसीलिए कभी कभी इसको हम लोग जो है सामाजिक अधिकार भी कह देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखिए। नंबर 1, नागरिक अधिकार में
जीवन का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, काम का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, सभा करने का अधिकार। ठीक है, तो जैसे मैं बताया कि जीवन हुआ, स्वतंत्रता हुआ, समानता हुआ, संपत्ति हुआ, शिक्षा हुआ, चाहे परिवार का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, काम का अधिकार, धर्म का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, लेखन करने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, ये सब जो है नागरिक अधिकार है। तो यहां पर इससे जो है आपका वो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक तो अधिकार का मैं बताया, ये प्रकार हुआ। अब मैं यहां पर बता रहा था आपको कि जैसे कुछ अंतर है, तो अभी जब मैं ह्यूमन राइट पढ़ा लूंगा तो इसका अंतर भी मैं लिखवा दूंगा। मैं 4 लाइन बोलता हूं, अभी लिखिए मत, आगे ह्यूमन राइट पढ़ा के लिखवा दूंगा। जैसे ह्यूमन राइट है और ये जो है फंडामेंटल राइट है। अब देखिए इसमें कैसे अंतर करेंगे, 2-4 मैं बोलता हूं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ह्यूमन राइट देखिए भाई, अभी जैसे बताया कि ह्यूमन राइट क्या है। ह्यूमन राइट एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी लोगों को उपलब्ध है, विश्व के सभी लोगों को उपलब्ध है। तो जो विश्व के सभी लोगों को उपलब्ध है उसको हम लोग कहते हैं कि यह ह्यूमन राइट है। धर्म, जाति, भाषा, देश को छोड़कर सभी लोगों पर समान रूप से जो उपलब्ध होता है उसको हम लोग कहते हैं कि यह ह्यूमन राइट है। और फंडामेंटल राइट क्या है? जो संविधान में लिखा गया है, जिसको जो है संविधान में स्थान दिया गया है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि ह्यूमन राइट से ही जो है कुछ चीजों को हम लोगों ने क्या किया, संविधान में लिख दिया। तो कुछ चीजों को जो हमने संविधान में लिख दिया उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट। ह्यूमन राइट देखिए आदर्शवादी है, आगे मैं फिर लिखवाऊंगा। यहां पर मानव अधिकार जब पढ़ाऊंगा, यहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लिखवा दूंगा, अभी थोड़ा सुन लीजिए बस 2 लाइन। ह्यूमन राइट आदर्शवादी है और फंडामेंटल राइट यथार्थवादी है। और फिर आप देखिए ह्यूमन राइट जो है व्यापक अवधारणा है, इसमें जितना सोच सकते हैं सब लिखा गया है, जितना सोच सकते हैं, भोजन का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, सूचना का अधिकार, सब। अब फंडामेंटल राइट संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि मानव अधिकार का ही छोटा स्वरूप है। देखिए इस मानव अधिकार के गोले के भीतर हमने जो है मूल अधिकार बना रखा है, फंडामेंटल राइट बना रखा है। तो ऐसे इसका अंतर भी आगे मैं लिखवा दूंगा। तो ये जो है इस तरह से इसका तैयार होना चाहिए, जिससे कुछ कथन कारण पूछे तो हम उसकी व्याख्या कर सकें। अब हम लोग क्या करेंगे, अर्थ पढ़े, विशेषता पढ़े, परिभाषा, प्रकार, फिर अंतर में बताया। इसी प्रकार से राइट, फंडामेंटल राइट में अंतर भी हम लोग लिख सकते हैं। भाई देखा जाए तो राइट और फंडामेंटल राइट, राइट क्या है? समग्र परिस्थिति है, पेड़ पौधे प्राणी सबके लिए। और जो फंडामेंटल राइट है वो व्यक्ति के लिए है। राइट एक सामान्य अवधारणा है, फंडामेंटल राइट जो है उसका व्यवहारिक स्वरूप है। राइट जो है आदर्शवादी भी है, फंडामेंटल राइट यथार्थवादी भी है। इसका भी अंतर लिख सकते हैं। एक समझ विकसित करना है, 2 चीजों की जरूरत है। पहला चीज है किसी टॉपिक पर अधिकार है तो अधिकार क्या होता है, अधिकार की विशेषता क्या है, कुछ कथन याद होना चाहिए। अधिकार के राजनीतिक जैसे अधिकार हो गए, नागरिक अधिकार हो गया, तो उसमें क्या डिफरेंस है। फिर सिद्धांत का एक संकल्पना विकसित होना चाहिए। फिर
अब जैसे मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो उसमें भी कुछ तथ्य है, कुछ संकल्पना है, तो संकल्पना भी डेवलप करिए और कुछ जो फैक्ट है तो उसको भी याद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब हम लोग आईएएस में पढ़ाते हैं तो हम लोग जैसे कोई चीज पढ़ाते हैं तो मैं आईएएस में आप लोगों को जो है परिभाषा, प्रकार, अंतर, ये सब नहीं पढ़ाता, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत अभी मैं पढ़ाऊंगा तो हम लोग केवल ये पढ़ते हैं कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत क्या है, उसका क्या महत्व है, क्या समस्या है। लेकिन जब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, जो प्रश्न आता है तो उसमें जो है अप्राकृतिक अधिकार के समर्थक कौन कौन है, कुछ कथन है तो भी ध्यान रखना है, आलोचक कौन कौन है, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत क्या मानता है, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों इसकी उपयोगिता है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत, अधिकारों का सिद्धांत। तो अधिकारों के सिद्धांत में जो है पहला प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में सबसे पहले जो है इसका अर्थ जानना है। बताइए इसका क्या सिद्धांत है, अर्थ जानना है, इसका सिद्धांत जानना है। फिर इसके कौन कौन से समर्थक हैं, समर्थक जानना है। फिर इसके आलोचक कौन कौन से हैं, आलोचक, उनका नाम ध्यान करना है। अब फिर हम लोग एक विश्लेषण हम लोग को ध्यान रखना है। विश्लेषण का मतलब यह है कि प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है उसका क्या महत्व है और इसकी क्या समस्या है। यहां आलोचक का नाम ध्यान रखना है और थोड़ा सा इसका समस्या, क्योंकि कभी कभी कथन कारण में प्रश्न आता है तो भी हम लोग को ध्यान रखना है कि भाई कोई कथन कारण का प्रश्न आता है तो भी हमसे सॉल्व होना चाहिए। बनाइए। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट इसको कहते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट। अब समझिए, इसका पहले जो है अर्थ थोड़ा समझाता हूं। पहले इसका अर्थ समझिए, उसके बाद फिर समर्थक लिखिए। अब देखिए, अर्थ में ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है ये सबसे प्राचीन सिद्धांत, सबसे पुराना सिद्धांत है। अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे, लॉक है, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस पेन, मिल्टन, वॉल्टेयर, इस तरह के जो विचारक हैं इसका समर्थन करते हैं। और एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन देखा जाए तो आधुनिक अर्थ में लॉक नहीं किया, लेकिन रोमन दार्शनिक जो सिसरो है उस सिसरो ने भी इस तरह की बात किया था। अब उसका पहले मैं अर्थ बताता हूं फिर लिखवाता हूं। यह कहता है कि अधिकार प्रकृति की देन है, जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह स्वयं सिद्ध सत्य की तरह है, एक्सम की तरह है। स्वयं सिद्ध सत्य का मतलब अपने आप में सत्य है, उसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की देन होने के कारण अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। जिस तरह शरीर से चमड़ा जुड़ा होता है उसी तरह अधिकार भी जुड़ा हुआ है। तो ये विचारक जो है अधिकार को व्यक्ति से अपृथक्करणीय मानते हैं, मतलब व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। अधिकार राज्य के द्वारा नहीं दिया गया है, प्रकृति ने दिया है, इसलिए राज्य इसे सीमित नहीं कर सकता।
भले ही जो है व्यक्ति व्यवस्था चलाने के लिए राज्य को कुछ अधिकार दे दे, लेकिन शेष अधिकार व्यक्ति के पास ही रहता है। राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। तो यह अधिकार का सिद्धांत राज्य को न्यूनतम राज्य के रूप में देखता है, राज्य को पुलिस राज्य के रूप में देखता है। यह तो मैं कंसेप्ट बताया आपको, पहले कंसेप्ट लिखिए इसका सिद्धांत। नंबर 1 पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ लिख दीजिए, नंबर 1 करके लिख दीजिए। यह अधिकार का प्राचीनतम सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है। यह अधिकार का प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके अनुसार अधिकार प्रकृति की देन है, प्रकृति की देन है, जो जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह स्वयं सिद्ध सत्य की तरह है। स्वयं सिद्ध सत्य की तरह है। प्रकृति की देन होने के कारण, प्रकृति की देन होने के कारण अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। नंबर 2, यह सिद्धांत अधिकार को व्यक्ति से, यह सिद्धांत अधिकार को व्यक्तित्व से अपृथक्करणीय मानता है। अपृथक्करणीय मानता है, अर्थात व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता, अर्थात व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। चूंकि अधिकार राज्य के द्वारा नहीं दिया गया है, चूंकि अधिकार राज्य के द्वारा नहीं दिया गया है, अतः राज्य भी सीमित नहीं कर सकता, अतः राज्य भी सीमित नहीं कर सकता। नंबर 3, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से व्यवस्था चलाने के लिए कुछ अधिकार राज्य को दे सकता है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कुछ अधिकार, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से व्यवस्था चलाने के लिए कुछ अधिकार राज्य को दे सकता है, लेकिन शेष अधिकार व्यक्ति के पास ही रहता है। शेष अधिकार व्यक्ति के पास ही रहता है। नंबर 4, व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। यदि राज्य अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, यदि राज्य अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, और एक पॉइंट और लिखिए, यह सिद्धांत न्यूनतम राज्य
न्यूनतम राज्य / पुलिस राज्य, न्यूनतम राज्य / पुलिस राज्य का समर्थन करता है। ठीक, अब इसका समर्थक, तो अभी मैं बताया कि आधुनिक अर्थ में इसका जन्मदाता कौन? लॉक, जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता जॉन लॉक। अब फिर इसके अन्य जो समर्थक हैं, टॉमस पेन, मिल्टन, वॉल्टेयर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि 4 अधिकार का सिद्धांत ऐसे लिखेगा, एक एक विचारक यहां लिखेगा मिलाना, तब इसमें से कुछ भी उठा के यहां रख देता है। तो आपको लॉक तो याद होना ही चाहिए, टॉमस पेन, मिल्टन, वॉल्टेयर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब याद होना चाहिए। अब समझिए, अब इसके आलोचक कौन कौन से हैं, ये आपको आलोचक भी ध्यान होना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की आलोचना किसने किया है। तो आलोचक में जो है सबसे बड़ा आलोचक तो बेंथम है, ऑस्टिन, रिची, ये लोग हैं। अब देखिए, अब जैसे कंसेप्ट कैसे आपको याद रखना है कि भाई प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, ये प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, तो इसकी आलोचना कौन करेगा? कानूनी अधिकार के इसके जो आलोचक हैं कानूनी अधिकार के समर्थक होंगे। तो कानूनी अधिकार के जो समर्थक हैं वो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की आलोचना करेंगे। तो आलोचक कोई मान लीजिए दे दिया, तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो है ये कानूनी अधिकार का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, तो इसके समर्थक को टिक लगाएंगे तो आलोचक बन जाएंगे, इसके समर्थक को याद करेंगे तो आलोचक बन जाएंगे। इस तरह से भी ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसका जो है, पहले मैं समस्या एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दूं, इसका एक बार विश्लेषण कर लिया जाए। अब विश्लेषण ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं सुनाऊंगा, थोड़ा सा आपको सुनना है। आप देखते हैं कि ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है कहता है कि प्रकृति से अधिकार प्राप्त हुआ है, तो व्यक्ति को समाज से हटकर देखता है, व्यक्ति को असामाजिक प्राणी मानने का प्रयास करता है, इसीलिए इसको आदर्शवादी कहा जाता है। इसीलिए इसको वास्तविक सिद्धांत नहीं, तर्कसंगत सिद्धांत नहीं, बल्कि देखा जाए तो काल्पनिक पहलू माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकार को यह पूर्ण स्थिति में देखता है। अभी मैं बताया था कि अधिकार को पूर्ण स्थिति में देखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यह मानता है कि प्रकृति से अधिकार जो हमको प्राप्त हुआ है वो पूर्ण स्थिति में प्राप्त हुआ है, राज्य से नहीं ले सकता। हम चाहेंगे वही राज्य का अधिकार होगा। ऐसा मानने पर समाज व्यवस्था भंग हो सकता है, समाज में अराजकता फैल सकता है। इसीलिए इसको जो है वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जा सकता पूर्णतः। और एक जो अभी आलोचना बता रहा था कि अधिकार को प्रकृति की देन मानता है, ये बताइए प्रकृति क्या है? प्रकृति अपने आप में ही अस्पष्ट है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, बिना सामाजिक मान्यता के, बिना राज्य की मान्यता के
व्यवहार में अधिकार का क्या मतलब है? कोई भी अधिकार पूर्ण हो ही नहीं सकता, अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाएगा। ये बताइए, यदि हम स्वतंत्रता को पूर्ण अधिकार मान लें, फिर समाज में असमानता आ जाएगी। यदि पूर्ण समानता मान लीजिए तो स्वतंत्रता कम हो जाएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो एब्सोल्यूट मानता है, निरपेक्ष पूर्ण मानता है, वो भी तर्कसंगत नहीं है। लेकिन अधिकारों का यह पहला सिद्धांत है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि भले समस्या है, लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद भी ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, अधिकार के महत्व को दिखाने वाला प्रथम सिद्धांत। पहली बार इसने ही अधिकार के बारे में बताया, व्यक्ति को केंद्रीय स्थान दिया, राज्य की बढ़ती शक्ति से व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है, चाहे अमेरिकी स्वतंत्रता हो, अमेरिकी क्रांति हो, फ्रांसीसी क्रांति हो, उसको प्रेरणा देने का काम प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत ने किया। और आज जो हम लोग मानव अधिकार की अवधारणा देखते हैं, वो मानव अधिकार की अवधारणा भी इसी प्राकृतिक अधिकार का लौकिक स्वरूप है। तो आप देखते हैं, ये सब जो मैं बोला, थोड़ा सा उसको जेहन में रखना है, क्योंकि कथन कारण का प्रश्न जब आता है तो उसमें भी आपको जो है, जैसे मान लीजिए लिख दिया कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, जैसे कुछ लिखा मान लीजिए कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत सबसे जो है प्राचीन सिद्धांत, सही बात है। और फिर कथन लिखा, मान लीजिए कारण यहां पर लिखा कि इसने पहली बार जो है व्यक्ति को केंद्रीय मानकर अधिकारों की बात किया, पहली बार जो है अधिकारों के बारे में बताया, अधिकारों की शुरुआत किया, ऐसे लिख रहा है। इसका मतलब कि व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि प्राचीन सिद्धांत इसी संदर्भ में कहा गया। तो कथन पढ़ने के बाद क्योंकि पढ़ना है, नीचे ये देखना है कि व्याख्या करता है कि नहीं। तो पहले मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो ए पढ़कर बी पढ़िए। अब मान लीजिए पहले बी पढ़ते हैं तो बी पढ़कर ए पढ़िए, इसलिए लगाकर पढ़िए, इसलिए लगाकर पढ़िए। अब व्याख्या करता है कि नहीं। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कथन है कि भारतीय संविधान लिखित है, आसानी ले लेता हूं, भारतीय संविधान लिखित है। अब मान लीजिए हमने यहां पर कारण लिख दिया कि भारतीय संविधान में कुछ पहलू परंपरा के रूप में तथा अधिकांश पहलू लिखित स्वरूप में दिखाई देता है, लिखित स्वरूप में दिखाई देता है। ये बताइए, ये कथन पढ़ने के बाद अब मैं बताया क्या, अभी बताया हूं, कथन पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, क्योंकि। तो कथन के बाद क्योंकि लगा के पढ़िए। भारतीय संविधान लिखित है क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ पहलू परंपरा के रूप में और अधिकांश पहलू लिखित स्वरूप में दिखाई देता है। तो व्याख्या कर रहा है ना भाई, लिखित की मात्रा ज्यादा तो उसको लिखित संविधान। विश्व का कोई भी संविधान पूर्णतः लिखित या अलिखित नहीं है। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित है, तो इसका मतलब सब कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब अधिकांश बात लिखित स्वरूप में है, कुछ बातें परंपरा के रूप में है। यही तो पढ़ते हैं। अब जब कारण मान लीजिए पढ़ते हैं तो पहले कारण पढ़ लीजिए, और कारण पढ़ने के बाद फिर जो है इसलिए लगाकर
कथन पढ़िए, पहले नीचे वाला पढ़िए। भारतीय संविधान में कुछ पहलू परंपरा के रूप में और अधिकांश पहलू लिखित स्वरूप में दिखाई देते हैं, इसलिए भारत का संविधान लिखित है। सही बात है। इसका मतलब जैसे आंसर आप लोग पेपर में देखिएगा, लिखा होगा ये कथन सही कारण गलत व्याख्या करता है। मान लीजिए ऐसे लिखा होगा, कथन सही कारण सही व्याख्या करता है। कथन सही कारण सहित, कारण सही मतलब दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही कारण गलत, कथन गलत कारण सही, तो फिर व्याख्या करता है। इस तरह से तो ये जो महत्व समस्या हम लोग पढ़ते हैं वो इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं कि कथन कारण का प्रश्न आए तो आप विचार कर सकें। अब मैं बताया कि इससे संबंधी जो तथ्य होता है थोड़ा बहुत, वो भी हम लोग को ध्यान होना चाहिए। अब तथ्य क्या क्या होता है दो चार मैं बताता हूं। जैसे आलोचक हैं तो कुछ आलोचक का स्टेटमेंट भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ऋषि है, अब ऋषि आलोचना करता है तो क्या स्टेटमेंट देता है, लिख दीजिए। यह सिद्धांत मतलब प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं है क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की सूची नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की सूची नहीं बनाई जा सकती। इसी प्रकार से बेंथम आलोचना करता है तो बेंथम क्या क्या स्टेटमेंट देता है। जैसे बेंथम कहता है कि प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो बकवास मात्र है, नॉनसेंस है। बेंथम के सामने लिखिए, यह सिद्धांत बकवास मात्र है, नॉनसेंस है, बकवास मात्र है। इसी प्रकार से बेंथम का एक स्टेटमेंट और लिखिए, यथार्थ में तथाकथित अधिकार, यथार्थ में तथाकथित अधिकार, यथार्थ में कानून की सृष्टि होते हैं, कानून की सृष्टि होते हैं। मतलब बेंथम कह रहा है कि बिना राज्य के, बिना कानून के कैसा अधिकार, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट देता है। अब जैसा समझिए, अब अभी मैं बताया कि कुछ जैसे महत्व का स्टेटमेंट है वो भी कभी कभी आता है। जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, अमेरिकी घोषणा पत्र है, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, तो क्या कहा गया था, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बराबर रूप से बनाया है। अब जैसे अमेरिकी मानव अधिकार घोषणा पत्र, ये तो स्वतंत्रता घोषणा पत्र 1776 का है। ये सब ऐसे याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अमेरिकी मानव अधिकार घोषणा पत्र, इसमें क्या कहा गया है, 1791 बिल ऑफ राइट, लाइफ लिबर्टी, इसमें कहा गया लाइफ लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। या इसी प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में क्या कहा गया था, जो आप लोग पढ़ते हैं 1789, लाइफ लिबर्टी एंड फेटर्निटी, जीवन स्वतंत्रता और बंधुत्व। यूएन का भी घोषणा पत्र है, यूएन घोषणा पत्र में क्या कहा गया, ऑल मैन, मैं लिख देता हूं, ऑल ह्यूमन
all human being are born free and equal in all dignity and rights ठीक है। तो जैसे मैं बताया कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी चीज पढ़ते हैं उससे संबंधित कुछ कथन है, कुछ स्टेटमेंट है, सब आपको ध्यान होना चाहिए। 10 दिसंबर 1948 का जो घोषणा पत्र है, तभी तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। कोई सिद्धांत लीजिए, उससे संबंधित जितना भी है, जैसे मैं बताया अभी, उससे संबंधित जैसे मान लीजिए ये, अब उसके जो समर्थक हैं, ये समर्थक आपको ध्यान आना चाहिए। आलोचक हैं, ये ध्यान होना चाहिए। कोई मान लीजिए समर्थक का स्टेटमेंट है, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ आलोचक का स्टेटमेंट है, वो ध्यान होना चाहिए। फिर उससे संबंधित जो स्टेटमेंट है, जैसे मैं बताया कि वे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से ही जो है अमेरिकी स्वतंत्रता प्रभावित है, अमेरिकी क्रांति प्रभावित है, फ्रांसीसी क्रांति प्रभावित है। तो उससे संबंधित जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग जब लाक विचारक पढ़ेंगे तो लाक ने क्या कहा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को इसने प्राकृतिक अधिकार माना, वो भी ध्यान होना चाहिए। और जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति में जीवन के अधिकार को महत्व नहीं दिया, संपत्ति के अधिकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और संपत्ति के अधिकार में ही जो है वह जीवन और स्वतंत्रता को समाहित कर दिया। तो आप देखते हैं कि लाक ने किन किन प्राकृतिक अधिकारों की बात की। वो लाक हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे समग्रता से पढ़ना है। ठीक है।